बेटा देखो, कई बच्चों के अब दिमाग में रहता है कि सर कट ऑफ क्या है और स्कोर क्या है, सेफ स्कोर क्या है। किस किस के मन में दिमाग में बात आती है? जो बच्चे अभी टेस्ट दे रहे हैं, देखो जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं बहुत बड़ा गलती कर रहे हो आप। टेस्ट जरूर देना। अच्छा, आप में से कितने सारे बच्चों ने थोड़ा बहुत बैकलॉग था लेकिन टेस्ट को टारगेट रख के जब तैयारी करी तो थोड़ी सी स्पीड आपके पास आई? जरा ये भी बताइए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, बस कोशिश करना है। जो बच्चे जिनके मार्क्स कम हुए हैं, आप एनालाइज करेंगे कि बेटा कौन से सवाल गलत हुए। आप बिना टेस्ट को एनालाइज किए आगे मत जाइएगा। आई थिंक अब आप सभी लोगों का नेक्स्ट टेस्ट एडवांस का है और सेंटर ऑफ मास तक का पूरा आपका एडवांस तक का आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, लव यू बेटा। ऐसी ही आप टारगेट ओरिएंटेड, देखो मैं पर्सनली बता रहा हूं, मेरा भी हर स्टूडेंट का यार बैकलॉग रहता है। हर स्टूडेंट की कहीं ना कहीं वीकनेसेस रहती हैं। किसी ना किसी के बच्चे के दिमाग में कोई ना कोई टॉपिक चलता रहता है, यार ये मेरे को नहीं आता, ये मेरे को नहीं आता। अगला टारगेट आप सब लोगों का क्या है? सेंटर ऑफ मास आई थिंक एडवांस तक का जो मेरे पास सिलेबस आया था, उन्होंने मेरे से कंफर्मेशन लिया था कि क्या ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एक बच्चे ने पूछा है कि सर आप लोग स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स का क्यों नहीं लेते? बेटा ध्यान समझिए कि हमारी इसके पीछे की क्या सोच होती है। हमारे पीछे की इसकी ये सोच होती है क्योंकि अभी जो एट प्रेजेंट टॉपिक्स चल रहे हैं उस पर भी महारत होनी चाहिए और बीच बीच में आपके पार्ट टेस्ट भी होने चाहिए। जब आप क्लास 12th या 11th क्लास में रहे होंगे, ठीक है, तो आपको मिलता होगा ऐसे कि यार कि पुराने चैप्टर्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, उसका रीजन होता है क्योंकि 12th क्लास में टाइम बहुत ज्यादा रहता है। अब मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूं कि ये सारी चीजें मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं हम लोग आपस में। अब मान लो कि आपके 2 हफ्ते बाद फिर से टेस्ट है, ठीक है, अगर मैं पुराने वाले सिलेबस में को भी इंक्लूड कर लेता हूं, जो आपकी बात बिल्कुल सही है, लाजमी भी है कि सर लेना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यार इन चैप्टर्स के ऊपर हम लोग अच्छे से फिर सवाल नहीं पूछ पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे को 30 सवाल पूछने हैं, मैं पुराने चैप्टर्स के भी ले लूंगा तो 4-5 सवाल उनके भी अगर मैंने ले लिए तो इन चैप्टर्स के मैं 4-5 सवाल कम पूछ पाऊंगा। ये टारगेट रहता है। तो अभी हम लोगों का क्या टारगेट है कि जब तक हमारे पास सिलेबस चल रहा है तो हम लोग कोशिश करें कि बड़े सेट के चैप्टर्स को ले। वर्क पार एनर्जी, सर्कुलर एंड कोलिजन, इसमें कुछ ओवरलैपिंग जरूर रहे कि मान लो हो सकता है आपका वर्क पार पहले भी कभी आया हुआ है तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाए और आगे के चैप्टर्स भी हमारे इंक्लूड होते हुए चले। और जैसे ही आपका सिलेबस टू दी एंड आएगा, आप सभी लोगों को AITS दिया जाएगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। उसमें आपके पार्ट टेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। वो भी आप सभी लोगों को शायद प्लानिंग ना पता हो, ठीक है। हम सभी लोगों का सिलेबस इस तरीके से अलाइंड है, हम ज्यादा डिले कर नहीं सकते। देखो आप लोगों को लगता है कि सर नहीं आप आराम से पढ़ाओ, लेकिन आपको शायद ये लगता है कि यार ठीक है यहां नहीं तो 1-2 लेक्चर और बढ़ जाएगा। अक्टूबर के बाद से ही, आई थिंक नवंबर से ही, आप सभी लोगों के एक AITS प्लान्ड है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज प्लान्ड है। उसमें आपके पार्ट टेस्ट होंगे, 11th के सिलेबस की क्लबिंग होगी, 12th के सिलेबस की क्लबिंग होगी, फिर उसके बाद पूरे पूरे आपके सिलेबस के टेस्ट आएंगे। ऐसा हम लोगों ने प्लान कर रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप अभी जो टारगेट लेके चल रहे हैं बिल्कुल वैसी टारगेट लीजिए। अब 18 तारीख से पहले पहले ये नहीं कि सर मैं इसकी तैयारी 12 तारीख से करना स्टार्ट करूंगा, नहीं। आप क्या करेंगे, आप अभी से टारगेट लीजिए कि यार ये वाला चैप्टर अभी गर्मा गर्म चल रहा है, इसको अभी साथ में ही निपटा लेते हैं और साइड बाय साइड इसको और करते हुए हम लोग प्रैक्टिस से चलेंगे। आज हमारा कोलिजन्स का मोस्टली खत्म हो जाएगा, थोड़े से कुछ एडवांस के क्वेश्चंस रह जाएंगे, वो मैं आपको दूंगा, आप ट्राई करके आएंगे। कल की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे और मैंने आपके मॉड्यूल का सारा सवाल दे दिया है। अच्छा, एक चीज मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, मॉड्यूल में आपको जो एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2 है, वो जरूर करने की कोशिश करनी है और सीधे फिर PYQs लगाने हैं। कई बच्चे आप में से शायद होंगे जो शायद जेई चैलेंजर्स वाले सवाल भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गलत बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि समय डिसाइड करता है। जेई चैलेंजर्स के भी सवाल लगाने की कोशिश कर रहे होंगे और एडवांस वाली जो 3rd एक्सरसाइज है उसको भी लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। कुछ बच्चे सॉल्व एग्जाम्पल लगाने की भी कोशिश कर रहे होंगे। मैं आपको मिनिमम कह रहा हूं कि आप मिनिमम में एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 एंड PYQs की जो एक्सरसाइज है, सेकंड लास्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास एक्सरसाइज 4 जो बनती है, वो आपको जरूर करनी है, ठीक है। कोशिश करनी है कि पूरी हो जाए। सर अगर मेरी पूरी हो गई तो क्या मैं समय लगा सकता हूं? यहां पर आपको एक बार रोककर यह देखना है कि क्या आप केमिस्ट्री में उतना समय लगाना पसंद करेंगे या फिर मैथ्स में, जो आपको शायद अगर आपका वीक लग रहा है, जो भी आपको सब्जेक्ट वीक लग रहा है, आप उसमें समय दे दीजिए। सर आपने ऐसा क्यों बोला, उसका भी कारण मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जेईई मेंस फर्स्ट तक पहुंचने के लिए, अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए, आपकी एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 एंड PYQs और क्लास के नोट्स अगर आप कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है टू गेट अ गुड, वेरी गुड परसेंटाइल इन क्लास, मतलब इन जेईई मेंस 1, ठीक है।
जेई मीन्स 1 के बाद आपके पास फिर से समय मिलता है, जो मैं आपको बता रहा हूं। कई बच्चे इंपेशेंट होते हैं, पहली बारी में ही परफेक्शन की कोशिश करते हैं। परफेक्शन बेटा मल्टीपल टाइम्स में आप टारगेट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप जेई मीन्स 1 के बाद आप अपने एक्सरसाइज 3 को लगाना स्टार्ट करें, क्योंकि आपके तब तक सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो चुके होंगे। आपने बहुत सारे पीवाईक्यूज भी लगाए होंगे, आपके फॉर्मूला ऑन टिप्स होंगे, आप कुछ ना कुछ मर्जिंग ऑफ द क्वेश्चंस, मर्जिंग ऑफ द कंसेप्ट्स की भी डिस्कशंस क्लास में कर चुके होंगे। तो एक्सरसाइज 3 में क्या है, कुछ कंसेप्ट्स का इंटरमिक्सिंग है, और जो चैलेंजर वाली है वो थोड़ी सी भारी है। तो आप सभी लोग क्या करें कि आप सबसे पहले अपने टारगेट को ओरिएंट करें कि भैया अब 18 अगस्त का हमारा अगला टारगेट है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते रहेंगे आपको ज्यादा लोड नहीं रहेगा। इससे सर पहले का भी मेरे को रिवाइज करना है, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि जब देखो यहां पर मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं तो इसमें हमें फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन को रिवाइज करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा सर्कुलर के सवालों में फ्रिक्शन भी इंक्लूडेड होगा, है ना। सर्कुलर के सवालों में फ्रिक्शन भी इंक्लूडेड होगा, तो उसकी अच्छी ग्रैस्प करने के लिए या फिर अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको लॉज ऑफ मोशन भी रिवाइज करना पड़ेगा। अब कोई बच्चा बोले कि सर लॉज ऑफ मोशन का भी इंक्लूड कर लो, मैं चाहता हूं कि सर्कुलर बेस्ड सवाल आप इस बार लगाएं। क्लियर? बेटा देखो कई बच्चों के अब दिमाग में रहता है कि सर कट ऑफ क्या है और स्कोर क्या है, सेफ स्कोर क्या है। किस किस के मन में दिमाग में बात आती है? जो बच्चे अभी टेस्ट दे रहे हैं, देखो जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं बहुत बड़ा गलती कर रहे हो आप। मैं कह रहा हूं आप 0 लेके आ जाओ, लेकिन टेस्ट दो, टेस्ट का टेम्परामेंट देखो। और मैं बता रहा हूं आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको कुछ सवाल तो ऐसे जरूर होंगे जो आपको आते होंगे, 3 या 4 कम होंगे मात्रा में, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया है, बैकलॉग हो गया। टेस्ट जरूर दो, विद सभी लोगों के साथ टेस्ट जरूर दो, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, बिलीव मी। ठीक है, हाँ। जो बच्चे सेफ स्कोर या फिर एक मिनिमम मार्क्स हमारे पास क्या होने चाहिए उसके लिए बात कर रहे हैं, देखो भाई मैं प्रैक्टिकलिटी वाली बात बताता हूं, ठीक है। उससे कई बच्चों को लगेगा यार टेस्ट की इंपॉर्टेंस कम हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो आप अभी टॉपिक्स वाइज टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, डब्ल्यूपी, सर्कुलर एंड सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। और जो आपका फाइनल टेस्ट आना है वो ओवरऑल टेस्ट आना है, समझिए इस बात को। अगर मान लो कि काइनेमेटिक, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एंड सर्कुलर का टेस्ट आया, आपने उसमें 180 स्कोर कर लिया, ठीक है, और आपको मैंने कहा कि यार 120 130 का जो अगर आपका मिनिमम स्कोर है, देन इट इज गुड स्कोर फॉर जेईई में 1, कि एटलीस्ट आप एक अच्छी रेस में पार्टिसिपेटेड रहेंगे, ठीक है। इससे कम मार्क्स वाले के लिए थोड़ा सा खतरनाक है। अब बच्चे के माइंड में ये ना बन जाए, बोलने से मैं हिचकता इसलिए हूं कि यार मेरे तो 180 मार्क्स आ गए हैं, मैं तो बहुत अच्छा हो गया हूं, दैट मीन्स अब मैं सीधे जेईई एडवांस की तैयारी करूंगा, जेईई में छोड़ देता हूं या उस पर फोकस कम कर देता हूं। मुझे इस बात का डर लगता है कि कहीं बच्चा ऐसा ना सोचे। अब आपने जिस टॉपिक्स के टेस्ट दिए हैं जेईई मेंस में अगर आप देखें तो वो आसान लेवल के सवाल की कैटेगरी में आएंगे, और सवाल भी कितने आएंगे, 1 या 2, है ना, या ज्यादा से ज्यादा 3, ये आगे सवाल। तो वो पूरा एग्जाम डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाह रहा हूं, आप अपने इंडिविजुअल टेस्ट को देते चलिए, इंप्रूवमेंट करते चलिए। जो सवाल आपसे नहीं बने या जो सवाल आपसे गलत हुए उन पर बहुत अच्छे से नजर मारिए कि भाई ऐसी कौन सी चीज मैंने गलत कर दी जिससे सवाल खराब हो गया। देयर इज नो सेफ स्कोर बेटा, देयर इज नो सेफ स्कोर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब आप फाइनल एग्जाम देंगे उसमें पूरा सिलेबस आएगा। अब आपके पूरे साल में आप इंडिविजुअल टॉपिक्स में, ध्यान सुनना, आप इंडिविजुअल टॉपिक्स बोलिए या फिर 2-3 चैप्टर्स का टेस्ट में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जब आपके फुल टेस्ट होते हैं तो उसका टेम्परामेंट अलग हो जाता है। जब आप एआईटीएस देंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सेफ स्कोर क्या है। अभी आपके लिए कोई सेफ स्कोर नहीं है, कोई मिनिमम स्कोर नहीं है। आप अपने प्रोग्रेस के बारे में बात करिए। दीज टेस्ट आर नॉट योर फाइनल टेस्ट, दीज टेस्ट आर जस्ट फॉर दी इंफॉर्मेशन कि आप सही रास्ते पर है या नहीं, क्या आपको और स्कोप था बढ़ने का या नहीं, क्या आपके पास और कुछ ऐसे सवाल लगा के आप और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते थे या नहीं। आपको इससे स्ट्रेस नहीं लेना है। सर मेरे मार्क्स 60 ही बने, मेरे मार्क्स 70 ही बने, कोई दिक्कत नहीं, तू बढ़ा उसको 100 तक लेके जा। सर मेरे 150 बने, तू बढ़ा उसको 200 तक लेके जा। तुम हमेशा अप द लेडर के बारे में सोचते हैं इस एग्जाम्स में। जब आपके एआईटीएस होंगे बेटा तब आप मेरे से पूछना कि सर हम लोगों का ये एआईटीएस था, इस एआईटीएस में मेरे स्कोर इतने हैं, तो क्या मैं सही रास्ते पर पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं। वहां पर बताना तब भी ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा चैप्टर्स मिल के आएंगे। अब देखो सर्कुलर में मैं आपको सिर्फ सर्कुलर चैप्टर का टेस्ट लूं, ठीक है, 30 सवाल मैं दे दूं, ऑब्वियस ही बात है 12-13 सवाल 15 सवाल आप आसानी से निकाल ले जाएंगे,
निकाल ले जाएंगे, ठीक है। बट दैट डज नॉट सिग्निफाई कि आप जेई मेंस में भी 12-13 सवाल निकाल ले जाएंगे, क्योंकि वहां पे तो वर्क पावर के बीच क्वेश्चन होंगे, रोटेशन के भी होंगे, थर्मो के भी होंगे, एसएचएम के भी होंगे, है ना। तो यहां पर आपको कोई सेफ स्कोर नहीं है, ये आपके टॉपिक्स पर होल्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है, इस पर आपको देखना है। फाइनल एग्जाम में, मेरे वर्ड को मार्क करिएगा, फाइनल एग्जाम में सर्कुलर का हो सकता है एक ही सवाल आए, वर्क पावर का एक ही सवाल आए। हम उस एक सवाल की तैयारी कर रहे हैं। ये टेस्ट आपको क्या सिग्निफाई करेगा कि यार इस चैप्टर के जब टेस्ट हुए तो मेरे से वर्क पावर के 3 सवाल या 4 सवाल गलत हुए, मुझे वो 4 सवाल और सीखने हैं, सो दैट फाइनल एग्जाम में मेरा जब एक सवाल आए वर्क पावर का तो वो मेरा सही होना चाहिए। ये इसके लिए, तो यहां पे कोई सेफ स्कोर नहीं है, दिस इज अ लर्निंग पैटर्न। क्लियर है क्या? हाँ या ना? भाई देखो, कोई भी बच्चा अगर आपको लग रहा है चीटिंग कर रहा है तो वो अपने लिए नुकसान कर रहा है, आपके लिए कोई नुकसान नहीं कर रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी टेस्ट में, बिलीव मी, आपके टेस्ट में रैंक पीछे आ रही है, मार्क्स आपको लग रहा है आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड साइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरे को नहीं जज करिए बेटा कि उसने चीटिंग करी या नहीं करी, आप अपनी एनर्जी 1% भी उस पर मत लगाइए, वो फाइनल एग्जाम में बता देगा ना भाई। अगर वो तेरे से चीटिंग करके ही आगे आया है तो फाइनल एग्जाम में उसको पता लग जाएगा, और अगर वो मेहनत करके आया है तब भी उसको पता लग जाएगा, है ना। तो आप अपनी एनर्जी उस पर क्यों लगा रहे हो? आप ये देखो कि आपने जो पढ़ा वो आपका कितना सही हुआ। मैंने क्या बोला, ये जो आप रैंक ला रहे हो पूरे साल डज नॉट मैटर, इसका स्ट्रेस नहीं लेना है। इससे अगर आप मोटिवेशन ले सके तो लीजिए, ये आपके टेम्परामेंट और एटीट्यूड पर डिसाइड करता है बेटा। 5 तारीख हो गई, मैं 5-6 दिन आपको और दे देता हूं कि आप इसके ऊपर और सवाल लगा लें। 12 से लेके 18 तक आप प्रॉपर रिवीजन करेंगे, सिर्फ अपने जेई मेंस एंड जेई एडवांस के पीवाईक्यूज लगाने की कोशिश करेंगे। प्रॉमिस है? यस। हम लोग बेटा देखो पहले खत्म कर रहे हैं, हमारी 13 दिन पहले अगर हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है, दैट्स अ गुड साइन, आप रिवाइज कर पा रहे हैं। अगर हम लोग डिले में होते तो जस्ट 18 से पहले 16 तारीख को सिलेबस खत्म हो रहा होता तो शायद आपको इतना टाइम नहीं मिलता। हम लोगों को टाइम पर रहने का मेन पर्पस यही है कि आपको टाइम मिले टेस्ट के लिए, आप टेस्ट स्किप ना करें, ठीक है। एंड बेटा मैं दिल से आपको ये बात बोल रहा हूं, आप दूसरे से जलन मत खाइए कि दूसरा कितना अच्छा कर रहा है, क्योंकि बात समझिए, आपके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आप कंज्यूम करके पढ़ाई पर लगा सकते हैं। और जितनी ज्यादा आप नेगेटिव चीजों के बारे में सोचेंगे, सर दूसरे कॉम्पिटिटिव के बारे में सोचना नेगेटिव है क्या? नहीं, वो आपके अंदर कौन सा भाव क्रिएट कर रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर वो आपके अंदर ऐसा भाव क्रिएट कर रहा है कि आप नीचे रह गए, आप किसी काम के नहीं है, या आपको डिमोटिवेशन की फीलिंग दे रहा है, या आपको छोटा होने की फीलिंग दे रहा है, आपको नहीं कंपेयर करना। आप किसी से भी कम नहीं है। हर एक बच्चे को मैं कह रहा हूं, आप अपने आप को किसी से कम मत मांगिए, लेकिन यस, इस चीज का कोई घमंड भी मत रखिए, क्योंकि आपके अंदर अगर यही चीज बैलेंस करनी है बेटा तैयारी में, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो फाइनल एग्जाम में डिसाइड करेगा। अभी तेरी लड़ाई तेरे खुद से है बेटा। सर ये टेस्ट में तो इतने सारे बच्चे बैठते हैं, फिर ये क्यों है? ये इसलिए है बेटा कि तेरे को एक आइडिया लगता रहे कि तू किस डायरेक्शन में जा रहा है। तू पढ़ पूरा रहे, तेरे मार्क्स नहीं आ रहे, समझ, तू पढ़ पूरा रहे, तेरे मार्क्स नहीं आए, तेरे 20 मार्क आए, 30 मार्क आए, 50 मार्क्स से नीचे अगर किसी के मार्क्स हैं तो वो बहुत खतरनाक सिचुएशन में है। सर आप डरा रहे हो, डरना अभी सही है बेटा, कम से कम तेरे पास सुधरने का स्कोप रहेगा, ठीक है। आखिरी में दिसंबर में अगर मैं बोलूंगा बेटा कि 50 मार्क्स से तू अगर नीचे है तो खतरनाक है, तो तेरे पास टाइम नहीं होगा संभलने के लिए, ठीक है। तो प्लीज पॉजिटिव रहिए। आप ये देखिए कि दूसरे का कंपटीशन, मान लीजिए आपका कोई दोस्त अच्छा तैयारी कर रहा है, आपको देख के उसको और पढ़ने की मोटिवेशन हो रही है, वो जेलसी आपके लिए कोई गलत बात नहीं है। 2 प्रकार की जेलसी होती है, एक दूसरे ने क्यों पा लिया और एक मैंने क्यों नहीं पाया, ठीक है। दूसरे का मत सोचिए, आप अपने लिए थोड़ा सा सेल्फ इंटरेस्ट रख के अपने लिए मेहनत करिए बेटा और आगे बढ़िए। क्लियर? यस। हाँ, इसमें कोई टारगेट, देखो एग्जाम में ना मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, इन टेस्ट को अंदर जो बैठता है ना बहुत सारी चीजें सीखता है। कईयों को लगता है यार मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, घर वाले डांटेंगे। अरे डांट खा ले भाई, डांट खा ले, वो भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। कोई भी तैयारी में क्या ताने नहीं मिलते क्या? किसी भी चीज की तैयारी कर रहा होता आज तू, पढ़ते हैं भाई, सोसाइटी तुम्हें डाउट करती है, वो पार्ट है, उसको, उससे तू नहीं भाग सकता। इस टेस्ट से आप क्या सीख सकते हैं? इस टेस्ट से मैं बस ये सीख सकता हूं कि यार मैंने जितनी तैयारी करी है, क्या पहले से मेरे को लर्निंग इंप्रूव हुई है? क्या मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बेटर वे में समझ पा रहा हूं? क्या मैं कुछ क्वेश्चन जो पहले नहीं होते थे उनको ट्राई कर पा रहा हूं? ये लर्निंग को अप्रिशिएट करना सीखिए, क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी लर्निंग और अपनी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट नहीं करते।
यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ बेटा फर्स्ट, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में डिसिपेट कर देते हैं और फिर कहते हैं सर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। यार जब आपने कुछ चीज अच्छी करी है तो एटलीस्ट उस एनर्जी को अपने पास तो रखिए। ठीक है, आप सभी लोग अपने टेस्ट का टारगेट बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें। अब अगला एडवांस का टेस्ट में रोटेशन आएगा। मान लो इधर मैं कह देता हूं सेफ स्कोर आपका 120 है, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया, आपके रहेगा अगले में भी 120 आना चाहिए। रोटेशन का मान लो पेपर भारी बन गया आपका, तो 60 आ गए आपके या 70 आ गए, आप तो डिप्रेशन में चले जाओगे। ऐसा नहीं होता है, हर टेस्ट में ऊपर नीचे आएगा। लेकिन समझिए आपका जो ओवरऑल ग्राफ है, आपके टेस्ट ऊपर नीचे जा रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, कहीं पर डिप नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। ग्राफ आपका ऊपर लर्निंग वाला होना चाहिए। आप ओवरऑल प्रोसेस में लर्निंग वाले प्रोसेस में है, देन इट इज अ वेरी गुड साइन बेटा। हम लोगों ने भी जब अपने टेस्ट दिए थे तो कई बार मार्क्स आते थे, कई बार नहीं आते थे, लेकिन टेस्ट जरूर देते रहो क्योंकि वो आपको एक टारगेट देता है। और जब आप टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं तो आप एफिशिएंटली पढ़ाई कर पाते हैं। क्लियर? यस। हाँ, तो आप आराम से अपने टेस्ट को कवर अप करें। ठीक है, अगला टारगेट हमारा ये है और कल के बाद से हम लोग रोटेशन पर आ जाएंगे बेटा। तो 18 तारीख के बाद फिर आप अभी क्लास को करते रहना, जो होमवर्क ऊपर है होना है, टेस्ट का तैयारी करते रहेंगे और अगला रोटेशन के लिए तैयारी करनी है फिर। क्लियर? चलिए भाई, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं प्लीज उनको आप रिवाइज करें बेटा। देखिए कहां गलती हुई है। मैं हमेशा अपने बच्चों को यही बात बोलता हूं, जो सवाल नहीं समझ आए वो उतने खतरनाक नहीं थे। समझना इस बात को। आप सभी लोग जेईई मेंस एक बार दे चुके, अगर आपने सभी लोगों ने नेगेटिव खाए हैं, मान लो 5 सवाल सभी के नेगेटिव है, किसी के हो सकता है ज्यादा हो, किसी के हो सकता है कम हो, वही सवाल की लैंग्वेज या कंसेप्ट थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता ना बेटा, तो तू वो सवाल ही नहीं लगाता, यही होता। और अगर तू वो सवाल नहीं लगाता तो तेरे जो -3, -4, -5 मार्क्स आए नेगेटिव होने की वजह से, और जो तूने समय गवाया, आई थिंक वो बच जाते। तो जो सवाल समझ ही नहीं आ रहे, जो सवाल आपको कलम ही नहीं उठाने दे रहे, वो तब भी बेटर हैं रेदर देन 2 सवाल जो खोखले निकले आपके। आपको लग रहा था कि आपको आता है, लेकिन आप नेगेटिव खाकर आ गए। आपने समय दिया 15, 20, 25 मिनट आपने समय दिया, अपनी एनर्जी लगाई और वो आपको नेगेटिव देके चले गए। सबसे पहली चीज, खोखली चीजों को भरिए भाई। ठीक है, कोई सवाल नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, उस एग्जाम में छोड़ के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव मत खा के आइए कि आपने एनर्जी भी लगाई और उल्टा रिटर्न आपको नेगेटिव मिला है। ठीक है, तो प्लीज नेगेटिव पर होल्ड करें, कम से कम क्वेश्चन में गलतियां करें, लिमिटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लेकिन यस एंड तक पूरे कैलकुलेशन प्रूफ रहे कि हाँ यार कंसेप्ट सही है, कैलकुलेशन सही है, आंसर मैंने सही मार्क करा है, इसकी प्रैक्टिस डालिए। ठीक है, हाँ सर फिजिक्स टफ है बेटा, हर बच्चे को एक सब्जेक्ट टफ लगता है। ठीक है, किसी को केमिस्ट्री टफ लगेगी, किसी को फिजिक्स टफ लगेगी, किसी को मैथ्स टफ लगेगी। ठीक है, बट इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि उस सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए। मैंने अपने टाइम पे एक गलती करी थी, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने अगर वो गलती नहीं की होती तो थोड़ा सा बेटर और हो सकता था। ये नहीं पता कितना बेटर, थोड़ा सा बेटर हमेशा हो सकता था। ठीक है, तो आप भी उसी एटीट्यूड के साथ पढ़िए, कोई लोड लेके मत करिए।